तो वेलकम बैक टू माय इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं बार बार यही वर्ड इसलिए कहता हूँ कि क्या आप जेई का जो सपना है उसके पीछे पड़े हैं या नहीं। मैं आपसे एक बात ये कहूँगा बच्चों, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपने सोचा था मैं जेई की तैयारी कर सकता हूँ, मैंने जिस लिए ड्रॉप लिया है वो मैं करूँगा। अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, अपना उस शख्स का चेहरा देखिए जो आपके पीछे लगा है और जो आपकी सक्सेस चाहता है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट होके ये तैयारी करनी है और भटकना नहीं है। अगर नए व्यूअर हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इनफाइनाइट सीरीज है वो मेरे जो जेई में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको चुटकियों में विद इन 15 मिनट में सॉल्व करता है या ख़त्म करता है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप में कोई डर ना हो और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है या ट्रेंडिंग में है वही टॉपिक मैं इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई के लिए बनाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज है और आज का टॉपिक है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो अगर मैं अपना बच्चों एक आपको पर्सनल रिव्यू शेयर करना चाहूँ, मेरे चैनल में मैं स्क्रीनशॉट भी कभी मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर आप कहो तो दिखा भी सकता हूँ। 65% लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। बच्चों बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है आप आओ और चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी दिख रही है, आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा है, आप मुझे बताइए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए ताकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए कुछ सोच पाऊँ। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप तब भी एक सब्सक्राइब मत करिए, कमेंट करिए। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा सब्सक्राइब के पीछे भागता नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं ये चैनल ज़्यादा शेयर करता हूँ, जिस दिन होना होगा उस दिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लैंड होते हो इस चैनल में तो कृपया करके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो चार अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी फालतू बातें हो गई लेकिन ये कहना ज़रूरी था, अब नहीं कहूँगा। ठीक है, चलिए। 4 मार्क्स इन जेई इसलिए लिखा है क्योंकि इस सीरीज से मैं देख रहा हूँ हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार भी जेई में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूसली इसमें 2 वीडियो डाल रहा हूँ हर हफ्ते की, ताकि कभी आप बोर हो जाएं, बड़ा टॉपिक नहीं कर पाएँ तो 15 मिनट में क्यों ना एक टॉपिक समझ लें और उसका फॉर्मूला रिवीजन कर लें। और इसमें क्वेश्चन जनरली नहीं होते हैं, कभी कभी मैं लगा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार आपका ये हो गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आप उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्प्रिंग मास सिस्टम बच्चों। जनरली स्प्रिंग मास सिस्टम में अभी हम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी देख रहे हैं या ऑफ अ मास देख रहे हैं, ऑफ अ ब्लॉक देख रहे हैं थ्रू स्प्रिंग। तो जनरली क्या है, हमने एक एंड को इधर रिजिड एंड से फिक्स कर दिया है। ठीक है, इस रिजिड एंड से हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ठीक है, और दूसरे को फ्री एंड रखा है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो ए एफ जो है आपका यहाँ पे 0 है और ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया, ये जो मास है बच्चों, ये थोड़ा सा आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, मान लो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा तो होगा क्या, लेफ्ट साइड के लिए और एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और हुक्स साहब आए, उन्होंने कहा ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन में चेंज है या जो इलोंगेशन है या जो कॉम्प्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और माइनस जो है वो अपोज करेगा ये बिहेवियर को। तो यहाँ से आप देखेंगे F इक्वल टू माइनस के एक्स करके आपको मिलेगा फॉर्मूला। एक एग्जाम अभी शायद नीट में मैं अगर बताऊं, नीट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ और एक्स का ग्राफ पूछा था, तो आप कहेंगे सर ये y इक्वल टू एम एक्स ही तो है, लेकिन बच्चों ये नेगेटिव ना गेम थोड़ा सा बिगाड़ देता है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में स्लोप है तो आपका स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो फिर ऐसे होता। ठीक है, ये बात अभी आप ध्यान रख लो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं भी आ जाते हैं। अब जैसे ही ये फोर्स लगा
ठीक है। मे बी अभी तो मैंने इलोंगेशन दिखाया, हो सकता है कॉम्प्रेशन हो जाए, खींचने के बाद कॉम्प्रेशन हो जाए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को, आपको पता होगा एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। और अगर आप एक्सलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करें तो डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका जो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर है बच्चों, वो क्या आ जाएगा, माइनस के बाई एम। क्योंकि ये जो मोशन है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जनरली आपको अगर मैं बताऊं, ये हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन चैप्टर का। तो ये जो के बाई एम है ना बच्चों, यही हमारा ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है आपकी के बाई एम। तो आप कह सकते हैं सर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट के बाई एम। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो कंडीशन है ना बच्चों, यहाँ पर जो एक्सलरेशन है ये माइनस ऑफ एक्स है, दैट मीन्स स्प्रिंग मास सिस्टम आपका एस एच एम देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए आप, जो टाइम पीरियड है, हम टाइम पीरियड कैसे देते हैं, किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड या कोई भी सिस्टम है उसका आपको टाइम पीरियड देना है तो आप देंगे टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सिंपल सी बात है भाई, टी इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल दी है। तो टाइम पीरियड जनरली यहाँ से यही पूछा जाता है। तो 2 पाई बाई ओमेगा आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आपने निकाली रूट के बाई एम। तो इसको जब यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा रूट एम बाई के। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो के है ना बच्चों, ये के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। आप अगर एक बहुत बढ़िया एस्पिरेंट है जेई के लिए, ठीक है, आप मुझे के की यूनिट बताइए या के की डायमेंशन बताइए, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी के जैसी होती है। समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। अगर आप नीट में जाओगे वहां पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के, तो आप फोर्स ओवर एक्स करोगे न्यूटन पर लेंथ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द या नेम द क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन एज फोर्स कांस्टेंट। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाल दिया। और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाएगी, कई बार आपसे टाइम पीरियड पूछी जाएगी। तो आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, आप पहले टाइम पीरियड ही निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो के है ना बच्चों, के अगर के आपकी स्प्रिंग क्या है, अगर के आपका हाई है, के की वैल्यू क्या है, हाई है, तो ना जनरली आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है इज स्टिफ। हमारी इंग्लिश भी अच्छी होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो हमको इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं लगेगा। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चे। तो अगर कहेगा स्प्रिंग इज स्टिफनेस, तो स्टिफनेस मतलब के की वैल्यू ज़्यादा है, तो के ज़्यादा होगा, टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। समझ रहे हैं। और दूसरी ही बात यहाँ पर देखिए, अगर लाइट होगा, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो के कम होगा तो फिर स्प्रिंग जो होगी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में जब आप आगे चलेंगे, ये तो हमारा मेन टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले से आप कितना इलोंगेशन हुआ वो भी निकाल सकते हैं। इस एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स बाय की। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम है मेरे पास, इधर आपका हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या किसी इंक्लाइंड प्लेन में है। टाइम पीरियड बच्चों यही रहने वाला है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है 1 ओवर टाइम पीरियड। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। ये तो पहला सिस्टम था, बेसिक था। अगर आपके पास दूसरा सिस्टम है, दूसरा सिस्टम कैसे है बच्चों, देखो अगर दो मास कनेक्टेड है एक सिंगल स्प्रिंग से, देखो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड है, बस मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, फॉर्मूला बताऊँगा। टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, इन दोनों मासों का आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिड्यूस मास पढ़ा है तो एक लाइक करिए, नहीं पढ़ा है तो सीखिए। जब दो भी मास होते हैं उसके रिड्यूस मास की जो वैल्यू होती है उन दोनों का प्रोडक्ट ओवर दोनों का सम होता है। तो उस केस में अगर इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो टाइम पीरियड ये हो जाएगा। तो फाइनली आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 1 ओवर टाइम पीरियड। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो स्प्रिंग के जो ज़्यादातर आपसे कंडीशन पूछे जाते हैं, एक मिनट, वो पूछे जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल क्या है, आपको पैरेलल ऑलरेडी पता है कि पैरेलल में
किसी भी चीज़ के जो भी पैरेलल है, एक सिरे एक जगह पे जुड़े होते हैं, दूसरे सिरे दूसरे जगह पे जुड़े होते हैं, सारे एक सिरे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो वैसे ही दो स्प्रिंग हैं। मे बी स्प्रिंग ऐसी हो बच्चों, और ये ऐसी नहीं भी हो सकती है। तो सर जब ऐसी नहीं होगी तो फिर कैसी होगी? तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्प्रिंग है आपकी कैसी हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी भैया। तो इसमें बात एक ही है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा। आपको इससे घबराना नहीं है। ग्रेविटी का टाइम पीरियड पे स्प्रिंग के केस में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फॉर्मूले में ग्रेविटी है ही नहीं, सिंपल पेंडुलम में पड़ जाएगा। या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ये जो सिस्टम है आपका कैसा हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये बन गया, ये एक मास m है, ठीक है, और दूसरा जो मास है वो आपका दूसरे एंड से ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये भी आपका पैरेलल सिस्टम है, ठीक है। ये 2 का बताया मैंने, 3 का भी हो सकता है। तो देखो फॉर्मूला वही है, आप फॉर्मूला तो एक ही ध्यान में रखिए, T इक्वल टू 2π√m/k, और k को ना k इक्विवेलेंट कर लीजिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट होगा वो आपका जैसे कैपेसिटर में ऐड होता है ना, वैसे ही आपका ये ऐड होगा। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वैसे ऐड नहीं होगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का, जैसे हम वहाँ कैपेसिटर में क्या करते हैं, पैरेलल का सीरीज में आ जाता है, सीरीज का पैरेलल में, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में K1 प्लस K2 होगा। तो सर हम समझ गए, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आपका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये 3 जुड़े हुए हैं तो T इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है जी, फॉर्मूला वही रहेगा, m/k इक्विवेलेंट। अब आप होगे सर k इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो अगर 2 होते तो हम डायरेक्ट बता देते, अब 3 है तो हम ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। और फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो पहले तो टाइम पीरियड पे जाना ही पड़ेगा, अब उसके बाद अपोजिट करना पड़ेगा। तो अगर 2 होता तो 2 के केस में तो फिर हम दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम कर देते, ठीक है। चलिए और आगे का केस डिस्कस करते हैं। मैं डायरेक्ट इसमें आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। आप ये जो थ्योरी है मैं कभी आपको डिस्कस करूँगा जब चैप्टर, तो मैं आपको ये भी बताऊँगा ये निकले कैसे, ठीक है। आपको अभी यहाँ ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बहुत आपसे आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम वाइब्रेटिंग विद 2 डिफरेंट स्प्रिंग। मतलब एक मास है, जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये है, ये K1 है, ठीक है, मास सेम है, और ये T1 से वाइब्रेट कर रहा है, और वैसे ही ये T2 से कर रहा है, ठीक है। इसका भी एक छोटा मोटा डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि 15 मिनट हमारे कम पड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तब क्या होगा अगर तुम इन दोनों को, मान लो बच्चों इन दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, इन दोनों स्प्रिंग को, और ये भी हो सकता है आप इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं तो आपका टाइम पीरियड निकलेगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, समझ रहे हैं, ये आप ध्यान रखना फॉर्मूला। और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ये आपके जे में पूछा गया है, और जनरली आप अभी फॉर्मूले में फोकस करिए, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में मैं ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं बताऊंगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दोनों का T1 T2 निकालिए, फिर पैरेलल कंडीशन में T1 T2 लगा के दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पैरेलल में रख दीजिए, आंसर आपका यही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और है इसमें। अब मान लीजिए आपने स्प्रिंग को कट कर दिया, कटिंग ऑफ स्प्रिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है बच्चों, क्या? पहला कंडीशन ये है अगर आप उसको n इक्वल पार्ट में काट दें। पहली कंडीशन क्या है कि आप n इक्वल पार्ट में काट दें। कोई भी एक स्प्रिंग है, आपने उसके n पार्ट बना दिए, 4 बना दिए, लेकिन इक्वल पार्ट है, उस केस में आपका जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, या वो हो गया एन के हो जाएगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट। और k इक्विवेलेंट मतलब इसको आप एन के कर लो, स्टेप बच जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट आपने क्या करा, इक्वल काट दिए, ठीक है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हर पार्ट का वो क्या बन जाएगा, एन टाइम्स के बन जाएगा, तो नया जो टाइम पीरियड होगा वो ये बन जाएगा, ठीक। अब सपोज आप ये मान के चलिए आपने इक्वल पार्ट में नहीं काटा, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में नहीं काटोगे, मान लो जैसे दूसरा भी एग्जांपल बता देता हूँ, आपके पास ये एक स्प्रिंग थी, ये वाली पूरी एक स्प्रिंग थी जिसकी लेंथ थी L और स्प्रिंग कांस्टेंट था K।
आपने इसके कर दिए, मान लो फिलहाल मैं 2 ही पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, n इक्वल पार्ट नहीं, 2 पार्ट और भी अनइक्वल लेंथ के। मान लो ये पहला पार्ट है, ये मान लो k1 हो गया और इसकी लेंथ L1 हो गई, और एक दूसरा पार्ट बना दिया आपने जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये k2 हो गया और लेंथ L2 हो गई। समझ रहे हैं यहाँ पे? मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले केस में तो लेंथ सेम थी, इक्वल पार्ट मतलब लेंथ सेम होगी। दूसरे में इक्वल पार्ट अगर नहीं होगा, उस केस में आपकी जो कंडीशन होगी ना बच्चों, वो ये होगी, कभी भी आप देखो किसी भी स्प्रिंग के लिए, कोई भी स्प्रिंग है उसके लिए k इंटू एल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो किसी भी पार्ट के लिए आप इसको इंटू करके कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है। k इंटू एल जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट जब फोर्स लगाएंगे आप F इक्वल टू के एक्स पड़ा, तो एल लेंथ के लिए एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो k1 की वैल्यू है, ये k1 की वैल्यू निकालेंगे। तो k1 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, k1 आ जाएगा के एल ओवर L1, और k2 कितना आ जाएगा, k2 आ जाएगा सर के एल ओवर L2। और ये k जो है ना आपको, वो हमेशा गिवन रहता है, और L भी गिवन रहा तो फिर तो बल्ले बल्ले आ जाएगी, और लेंथ भी दी रहेगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना एक बार एम्स में आया था, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अनइक्वल पार्ट है, फिर आपके k1 k2 आ गए, जैसे ही k1 k2 आए फिर कैसे भी ऐड कर दो। कहेगा वो आपसे क्या कि एक स्प्रिंग थी उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करने के बाद उसको सीरीज में ऐड कर दिया, तो टाइम पीरियड बताओ। 2 टुकड़े करने के बाद उसको पैरेलल में ऐड कर दिया, तो टाइम पीरियड बताओ। तो भैया अभी हमने देखा सीरीज पैरेलल तो हम तब सोचेंगे ना जब k1 k2 होगा। k1 k2 होगा, वो कैसे होगा, अगर इक्वल पार्ट है तब तो एन टाइम के हो जाएगा, नहीं होगा तो ये कंडीशन लगा के k1 k2 निकालिए। फिर भैया ये हमसे कहते हैं अगर सीरीज में जोड़ो तो हम सीरीज का लगा देंगे, ये हमसे पूछे भाई साहब पैरेलल का जोड़ो, हम पैरेलल का लगा देंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। समझ रहे हैं? अब देखो कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि सीरीज भी है और पैरेलल भी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए आपका ये कोई एक सिस्टम बनाते हैं, इसको वर्टिकल बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एक वर्टिकल बनाते हैं, चलो ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक सिस्टम है ऐसे, ये रहा इसका k1 है, और यहाँ पर एक मास है m है, और m मास जो जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, एक ये जुड़ा है एक ये जुड़ा है। अब इनसे डर गए अगर ना आप तो मर गए। क्लियर है यहाँ तक? और ये k2 मान लो, ये k3 मान लो। अब आप देखिए यहाँ पर आपको टी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये कंडीशन क्या है, ये नीचे वाली जो कंडीशन है ये पैरेलल की है। समझ रहे हैं? उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो इसके साथ क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन काफ़ी सरल है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो इसको आपको करना है, इसको मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप इसको जरूर करिए, ठीक है। और कभी कभी स्प्रिंग से आपकी एफबीडी बनी हुई आ जाती है, तो स्प्रिंग में तो भाई जो, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, यहाँ पर एक मास m है, तो देखो इसमें एक वेट लग जाएगा mg नीचे को। अगर ये मास m होगा एक वेट mg लग जाएगा, जो फोर्स ऊपर को लगेगा वो कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा, ठीक है। और एक्सलेशन अगर नीचे को है तो आप एफबीडी को भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। तो यही था आज मेरा, आज का इनफाइनाइट सीरीज। आई होप आप पसंद कर रहे होंगे, इसको पसंद कर रहे हैं। मैं आपको फिर एक कहना चाहूँगा बच्चों, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं आ रहा है तो बताएं क्यों नहीं आ रहा है, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो लाऊँगा सिंपल पेंडुलम। कई बार ऐसा होता है बच्चों की हमारे जो चैप्टर हैं वो बहुत बड़े हैं, हम कर नहीं पाते हैं, और जेई हमारा सर पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज बच्चा, ये जो सीरीज़ है बच्चों, ये मैंने ऑफलाइन जो मेरे बच्चे हैं वही आइडिया देते हैं, सर आप एक इनफाइनाइट ऐसी सीरीज़ बनाओ जो लास्ट टाइम में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा जब जेई के लिए कर ही रहा हूँ तो नीट के लिए भी करता हूँ, तो मैंने नीट के फिर लिए डीएनए सीरीज़ बनाई, ठीक है। अगर कोई डीएनए भी देख लेता है तो उसको फ़ायदा ही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, पीवाईक्यू हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो पीवाईक्यू आप वहाँ से करिए, बाकी आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। विशिंग ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।